नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट डिस्प्ले। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की डिमांड करेगा तो उसके डिमांड को हमें पूरा करना है या उस प्रोसेस के को हमें वेट कराना है। इस चीज़ को हम बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इस पार्ट में हम आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी प्रीवियस दोनों वीडियो पे जरूर जाइए, क्योंकि वहां पे हमने आपको बेसिक चीज़ें बता रखी हैं कि सेफ्टी एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, मैक्स क्या होता है, एलोकेशन क्या होता है, नीड कैसे क्या होता है, नीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अवेलेबल क्या होता है, अवेलेबल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तब होगा जब आप प्रीवियस दोनों वीडियो हमारी सीक्वेंस में देख के आएंगे। अब भाई होता क्या है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझिए कि मान लीजिए आप एक पर्सन है, आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो आपको दो चीजें होंगी, एक आपकी लिमिट कितना है, एक आपकी लिमिट कितने की है, और एक आपको हमने कितना दे रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी लिमिट है 5 लाख रुपए की और आप लोन लेने आए, मैंने आपको 1 लाख रुपए दे रखा है। ठीक है, तो नीड कितने की हो जाएगी, नीड आपको पता है, नीड आपका क्या होता है, ये मान लीजिए आपका मैक्स है, मैक्स माइनस एलोकेशन, कितनी आपकी लिमिट थी और कितना हम दे चुके हैं, लिमिट कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी, लिमिट कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। अब थोड़े समय बाद आपको पता है कि मेरी लिमिट 5 लाख की थी और मैं 1 लाख लिया हूं, अभी मैं और ले सकता हूं। आपको 2 लाख की फिर जरूरत पड़ी, आपको 2 लाख की फिर जरूरत पड़ी, तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो जब आप 2 लाख रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको हम 2 लाख रुपए दे देंगे, तो आपका एलोकेशन कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा कि नहीं, 3 लाख हो जाएगा। लिमिट तो अभी भी आपकी 5 लाख रही, ठीक है, लेकिन नीड की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं, नीड की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि नीड क्या होता है, मैक्स माइनस एलोकेशन। पहले आपका मैक्स लिमिट कितने की थी, 5 की थी, और एलोकेशन कितना था, 1 था, तो 5 - 1 कितना आ रहा था, 4। लेकिन अब आपके एलोकेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 - 3 = 2। तो ये बेसिक आइडिया होता है कि जब भी कोई प्रोसेस किसी रिक्वेस्ट की डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वो जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसको हम उसके एलोकेशन में ऐड कर देंगे, और जब एलोकेशन बढ़ जाएगा तो उतनी आपकी क्या हो जाएगी, नीड कम हो जाएगी। और तीसरी चीज ध्यान देनी होती है कि आप जो भी रिसोर्स दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, अवेलेबल से, टोटल अवेलेबल से दे रहे हैं। ठीक है, तो जितने प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा उसके अवेलेबल में वो चीज उतनी घट जाएगी। ठीक है, बैंक ने आपको 2 लाख रुपए दिया, तो बैंक के पास जितना भी अवेलेबल होगा, मान लो बैंक के पास 10 लाख रुपए कैश अवेलेबल है, तो वो 2 लाख रुपए तुम्हें कहाँ से दे रहा है, अपने अवेलेबल में से दे रहा है। तो अगर आपने बैंक से 2 लाख रुपए और लिया तो उसका अवेलेबल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 चीज आपको ध्यान रखनी होती है। एक, जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा तो उसके एलोकेशन में उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके एलोकेशन में उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके नीड में उतनी वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि लिमिट से आप कुछ और पैसा निकाल लिए। और तीसरा, बैंक का जो टोटल अवेलेबल रहेगा, रिसोर्सेज का जो टोटल अवेलेबल रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बस 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, एलोकेशन बढ़ेगा, नीड घटेगा और अवेलेबल घटेगा। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन ले रखे हैं कि वही प्रीवियस क्वेश्चन है कि ये तो आपका इनिशियल सिनारियो था कि इस प्रोसेस को आपने कितना एलोकेशन कर रखा है और कितनी उसकी मैक्स डिमांड है और कितना आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि कोई प्रोसेस है P1 जो A रिसोर्स की 1 डिमांड, B रिसोर्स की 0 डिमांड एंड C रिसोर्स की 2 इंस्टेंस की डिमांड करता है। तो हम चेक करेंगे कि इस प्रोसेस के रिक्वेस्ट को हमें मानना है या नहीं मानना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले तो भाई यही देख लो कि इसके नीड, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा तो इसने नहीं रिक्वेस्ट कर दिया, नहीं, क्योंकि A की लिमिट कितने की थी, 3 की, B की कितना है, 2, 3, C कितना है, 2, और आपने रिक्वेस्ट कितने किया, 102 का। तो वैलिड रिक्वेस्ट है, मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो एक्सेप्ट कर दिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 102 किसने डिमांड किया है, प्रोसेस P1 ने, तो इसको हम क्या कर देंगे, एलोकेशन में ऐड कर देंगे। तो पहले P1 का एलोकेशन कितना था, 200, तो 200 प्लस इसने रिक्वेस्ट कितने की 102 की, तो 200 में 102 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 302 हो जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या बोली थी, नीड में आपको ये चीज घटानी पड़ेगी। तो नीड में वैसे भी अगर आप इससे चाहे तो आप यहाँ से घटा दें, 322 - 302, तो आपका क्या हो जाएगा, 020, तो नीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और पहले आपका अवेलेबल कितना था, 332, पहले आपका अवेलेबल कितना आया था, 332,
332, तो 332 में रिक्वेस्ट कितने की आपने की है 102, तो 332 में से आपका 102 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 230। तो 3 काम करना, जितने प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया उतना एलोकेशन में बढ़ा दो, उतना नीड में घटा दो और उतना अवेलेबल में घटा दो। फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको क्या कर देना, सेफ्टी एल्गोरिथम लगा देना। उसके बाद आपको क्या कर देना, सेफ्टी एल्गोरिथम लगा देना, जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और अगर सेफ्टी एल्गोरिथम को लगाने के बाद भी आपको कोई सेफ सीक्वेंस मिल जा रहा है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, प्रोसेस को वेट कराएंगे। तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। बस खाली आपको क्या करना है कि प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है उसको एलोकेशन में ऐड करिए, नीड में सब्ट्रैक्ट करिए और अवेलेबल में रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अब आपके पास अवेलेबल कितना है 230। अब देखिए 230 से आप किसकी नीड पूरी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आप किसकी नीड पूरी कर सकते हैं, P1 प्रोसेस की, क्योंकि P1 की अब वैल्यू कितनी हो गई 020, ठीक है। तो 2020, अब P1 चल गया, ठीक। अब P1 जब चलेगा, P1 अपना प्रोसेस अपना एलोकेशन रिलीज कर देगा, अपना एलोकेशन रिलीज कर देगा, कितना रिलीज कर देगा 302। ये वैल्यू कहाँ पे बढ़ जाएगी, अवेलेबल में बढ़ जाएगी। फिर हम देखेंगे अगले किस प्रोसेस की नीड अगले किस प्रोसेस की नीड पूरी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे तो अगला आप P3 की नीड पूरी कर सकते हैं, ठीक है। P3 एग्जीक्यूट कर जाएगा, फिर P3 का जो एलोकेशन रहेगा वो क्या होगा, अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। फिर देखेंगे हम किसकी नीड पूरी कर सकते हैं, तो आप सॉल्व करके देखिएगा तो आप देखेंगे P4 की नीड पूरी कर सकते हैं। फिर आपका P4 की नीड, जब P4 एग्जीक्यूट होगा, P4 अपना एलोकेटेड रिलीज कर देगा, ये कहाँ ऐड हो जाएगा, अवेलेबल में। फिर आप देखेंगे आप P0 की नीड पूरी कर लेंगे, फिर आप देखेंगे आप P2 की नीड पूरी कर लेंगे। तो बेसिकली आपका जो रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम है, ये सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज करता है। लेकिन सेफ्टी एल्गोरिथम के यूज करने से पहले जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा तो उसके एलोकेशन में वो चीज ऐड होगी और उसके नीड में सब्ट्रैक्ट होगी, और टू अवेलेबल में से वो चीज आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद आप जैसे प्रीवियस पार्ट में सेफ्टी एल्गोरिथम लगा रहे थे उस तरीके से सेफ्टी एल्गोरिथम लगाएंगे। और अगर आपको कोई सेफ सीक्वेंस मिल जा रहा है तो इसका मतलब उस रिक्वेस्ट को आपको माननी है, अदरवाइज आपको रिक्वेस्ट नहीं माननी है। तो ये आपका बैंकर्स एल्गोरिथम था। तो बैंकर्स एल्गोरिथम आपने देखा किस तरीके से पहले रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम और सेफ्टी एल्गोरिथम के थ्रू डेडलॉक अवॉइडेंस करता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि जो बैंकर्स एल्गोरिथम है ये कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर आप देखेंगे या इफिशियंसी वाइज आप देखेंगे तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से खराब होता है, मतलब हायर कॉम्प्लेक्सिटी का होता है। ये उसका एडवांटेज है, लेकिन इसका ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एडवांटेज है, बैंकर्स का ड्रॉबैक है। लेकिन बैंकर्स का एडवांटेज क्या है कि मल्टी इंस्टेंस के लिए भी ये वर्क करता है। जबकि आपने देखा था कि जब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक का आप यूज कर रहे थे तो वो सिंगल इंस्टेंस के लिए सही वर्क करता था, लेकिन मल्टी इंस्टेंस के लिए कुछ पर्टिकुलर केसेस में गलत रिजल्ट आपके आ जाते थे। थैंक यू।